प्लीज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार जॉब क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बीपीएससी बिहार स्पेशल पीवाईक्यूज से रिलेटेड है और आपको इसमें जो भी पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चन बिहार स्पेशल से बने हैं बीपीएससी एग्जाम्स में, उसको मैं डिस्कस करूंगी। और इसी तरह के वीडियोस मैं इस चैनल के माध्यम से मैं लाऊंगी ताकि आप लोगों का आगामी जो भी बीपीएससी एग्जाम्स है उसमें आपका ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो सके। इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करें। और इसका पीडीएफ जो है फ्रेंड्स, जो भी मैं आज ये डिस्कस करवाऊंगी क्वेश्चंस का, तो उसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ? तो मैथिली भाषा की अगर बात करें तो मैथिली भाषा का विकास जो है किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ था? तो इसका विकास स्टार्ट जो हुआ था वो कर्नाट राजवंश के टाइम में स्टार्ट हुआ था विकास होना। और कर्नाट राजवंश के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कर्नाट राजवंश जो है ये इसकी स्थापना किसने की? तो इस कर्नाट राजवंश की जो स्थापना है नानी देव ने 1097 ईस्वी में की थी। और यह जो है बिहार राज्य के तिरहुत या मिथिला में शासन किया था कर्नाट राजवंश ने। यानी कर्नाट राजवंश जो फैला हुआ था, विस्तृत कहाँ तक था? तिरहुत और मिथिला वाले क्षेत्र में। कर्नाट वंश के काल में कवि, लेखक और कलाकार के लिए शांति का वातावरण था। शांति का वातावरण था। एंड इस अवधि के दौरान मैथिली भाषा का अत्यधिक विकास हुआ और नए साहित्य और लोकगीतों का निर्माण हुआ था। आप लोग इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 ये क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो सबसे पहली बात है कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा पहले एक ही थे, आप लोगों को भी पता होगा। एट फर्स्ट ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 1912 में, एंड उसके बाद उड़ीसा और बिहार एक में ही समाहित था। तो उड़ीसा और बिहार जो है ये भी सेपरेट हुआ था 1936 में। हम देखते हैं कि बंगाल से जो बिहार का अलग हुआ था उसका घोषणा जो हुआ था दिल्ली दरबार में हुआ था। और दिल्ली दरबार में भी किसने किया था? तो किंग जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की थी कि बंगाल से बिहार को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाएगा। और अप्रैल 1912 में बंगाल से बिहार का औपचारिक अलगाव हुआ। यानी अप्रैल 1912 में औपचारिक तरीके से अलगाव हुआ और घोषणा जो हुई थी 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? सुजीनी के बारे में पढ़ते हैं कि सुजीनी क्या है। सुजीनी एक प्रकार की कढ़ाई है। यह एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार की वस्त्र शिल्प परंपरा में सुजनी शिल्प का प्रमुख स्थान है। यानी ये जो सुजनी है ये वस्त्र शिल्प से रिलेटेड है एंड वस्त्रों पे जो कढ़ाई होती है वो उसके बारे में ये पूछा गया कि सुजनी जो है एक प्रकार के वस्त्रों पे की गई कढ़ाई है। और ये क्यों किया जाता था? तो ये जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो परंपरागत रूप से जो पुराने धोती, साड़ियों के टुकड़े वगैरह होते हैं उसको एक साथ सिल करके सुजनी बनाई जाती है। और ये जो जन्म के बाद जो शिशु होते हैं उसके उपयोग के लिए बनाई जाती है। तो इसलिए सुजनी शिल्प जो है, सुजनी शिल्प क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है जिसमें पुराने धोती, साड़ी के टुकड़ों को एक साथ सिलकर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो इसमें जो है इसका 3 और 4 आंसर जो है ये सही होगा और 1 और 2 जो है ये गलत है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कथन कौन सा गलत है? तो गलत में तो 1 और 2 जो है गलत होगा, यानी इसका सही आंसर होगा 1 और 2, यानी गलत को चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें गलत क्यों है? क्योंकि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में न स्थित होकर ये भागलपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं आप
कि ये भागलपुर जिले में स्थित है और ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है बिहार में। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ये भी गलत है क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो धर्मपाल द्वारा की गई थी, इसलिए दो ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा सही है कि यहाँ बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय फला फूला। एंड चौथा भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहाँ पे खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में है? तो इसमें से देखते हैं, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गजनेर वन्यजीव अभयारण्य और चौथा है भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य। इसमें अगर हम देखें कि इसमें से कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, तो बिहार की बात करें तो बिहार में जो है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ये एक नेशनल पार्क है, एकमात्र बिहार का नेशनल पार्क है जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं पश्चिम चंपारण में स्थित है। और भीम बांध जो है ये मुंगेर में स्थित है। भीम बांध जो है ये मुंगेर में स्थित है। बाकी ये जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी में है और गजनेर वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान में है। तो यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही इसका ऑप्शन होगा 1 और 4, यानी विकल्प जो है डी सही होगा। आपका डी ऑप्शन जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? अब सोने की बात करें कि सोना बिहार में कहाँ पे पाया जाता है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जमुई डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम इन करें तो सोना जो है जमुई जिले के करमटिया, झाझा, सोनो आदि क्षेत्रों में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट के। तो जमुई में भी सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है? करमटिया, झाझा, सोनो आदि क्षेत्र जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर जो है ये एक नहर है और ये जो है गंडक नदी पर किया गया है। गंडक नदी पर किया गया है। क्यों किया गया है? पश्चिम चंपारण जो है, पश्चिम चंपारण जिला जो है उसको सिंचाई करने के लिए बनाई गई ये नहर है। यानी पश्चिम चंपारण जिले में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक नहर बनाई गई है और नहर है त्रिवेणी नहर और ये गंडक नदी पे बनाई गई है और वो भी गंडक नदी के बाएं तट पर बनाई गई है। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। पता है नेपाल और बिहार दोनों में बहती है। इसकी कुल लंबाई 814 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 814 किलोमीटर। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि इस नदी को नेपाल में सालग्रामी कहा जाता है। ये वीवीआई है, नेपाल में सालग्रामी कहा जाता है। और मैदानी भागों में जो है, मैदानों में इसे नारायणी और सप्तगंडकी कहा जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखें कि मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं और नेपाल में इसे सालग्रामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो बिहार की भौगोलिक संरचना जो है चट्टानी प्रणालियों से बनी है। तो चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। ये जो है स्टेटमेंट आपको दिया गया है इधर और इधर, ये इन सब स्टेटमेंट को आपको मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। तो मिलान करते हैं। क्वाटरनरी चट्टान, धारवाड़ चट्टान, ये सब है। तो धारवाड़ चट्टान जो है वो आ जाएगा आपको इसमें सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का ये पार्ट है। सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का ये हिस्सा है। विंध्यन चट्टान जो हो जाएगा वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शैल चट्टान इस चट्टान में पाई जाती है। क्वाटरनरी चट्टान जो है, क्वाटरनरी चट्टान ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। तृतीयक चट्टानें जो है ये पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ए का हो जाएगा 3 एंड बी का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं मिलान किया हुआ है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो
स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अगर करने लग जाए तो फिर अच्छा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करके ही चलिए। ये कितने मीटर की ऊंचाई है, कितनी जनसंख्या है, ऐसा क्वेश्चन एकाध पूछ सकता है बीपीएससी में, वो भी उलझाने के लिए पूछा जाता है। तो आप इसे इग्नोर करके चलें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे इसका सही आंसर जो है 30 मीटर है। और आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो गया जो जिला है इसकी जनसंख्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है उपर्युक्त प्रश्न को आयोग ने रद्द कर दिया है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि ये क्वेश्चन जो है रद्द कर दिया गया है आयोग की तरफ से। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में ना फंसे कि कितनी जनसंख्या, वर्तमान में कितनी जनसंख्या है। बिहार की जनसंख्या की बात करें तो एक बात भी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट का कितना जनसंख्या वो याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसे मामलों में फंसना भी नहीं चाहिए। तो आप इसे इग्नोर करके ही चलें। आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अब ये बर्खास्त आंदोलन है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बर्खास्त आंदोलन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये उत्तरी एवं मध्य बिहार में जमींदारों ने क्या किया था कि किसानों की जो है जमीनें छीन ली थी, और किसान जो है इस गुस्से से इस प्रतिरोध को जाहिर करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था। और ये जो है शोषित एवं पीड़ित किसानों द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनके जो रैयती भूमि है वो उसे वापस लेने के लिए जमींदारों से बर्खास्त भूमि के रूप में वो परिवर्तित कर दिए थे। तो इस वजह से ये बर्खास्त आंदोलन चला था। मतलब बेसिकली देखा जाए तो किसानों ने किया था और नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों का, और ये जमींदारों के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि पटना में कारखाना जो है डचों ने कब स्टार्ट किया था? तो 1632 में स्टार्ट किया था। आप इसे याद रखिए कि 1632 में स्टार्ट हुआ था डचों द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहला यूरोपीय कौन यहाँ पे आया था, अगर पहला पूछा जाएगा कि कौन यूरोपीय यहाँ पे आया था, तो ये पहला यूरोपीय जो आया था वो था पुर्तगाली ही पहला ऐसा यूरोपीय था जो बिहार आया था। लेकिन कारखाना वो नहीं खोले थे पुर्तगालियों ने, तो सोडा, मसालों और कपड़ों का व्यापार किया करते थे। कारखाने यहाँ पे नहीं खुले थे, पुर्तगालियों द्वारा नहीं खोले गए थे। और ये जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार पटना में अपना कारखाना 1632 में स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद जो है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के नेताओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। बिहार के कौन से प्रमुख नेता, जिसे बिहार केसरी, इसी से आपको पता चल जाएगा कि बिहार केसरी जो है ये किसे कहा जाता है। बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के नेताओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। बिहार के कौन से प्रमुख नेता, जिसे बिहार केसरी, इसी से आपको पता चल जाएगा कि बिहार केसरी जो है ये किसे कहा जाता है। बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सभी में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई थी इन्होंने, और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में कुछ हमेशा कभी ना कभी आपको बीपीएससी एग्जाम में कभी क्या हमेशा मतलब आते ही रहते हैं व्यक्तित्व से, और ये व्यक्तित्व काफी बड़े व्यक्तित्व हैं श्री कृष्ण सिंह। इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ एंड ये क्या किन किन आंदोलन में इनकी भूमिका रही, उसके बारे में आप देख सकते हैं आगे। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन में तो सक्रिय भूमिका निभाई ही थी। और इनका जन्म जो हुआ था 21 अक्टूबर में जन्मे थे। और श्री कृष्ण सिंह का जन्म जो है मुंगेर जिले के बरबीघा थाना के माउर गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम था हरिहर सिंह।
फिर इन्होंने 1906 में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास किया। एंड इसके बाद जब वे पटना कॉलेज में बीए के छात्र थे, पटना कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री ली थी, बीए के छात्र थे, तब वे 1910 में आरा गए और उन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन के 5वें सत्र में भाग लिया, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आगे देखते हैं, युवा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किन किन राजनीतिक सोच से अत्यधिक प्रभावित ये हुए थे? श्री कृष्ण सिंह तो लोकमान्य तिलक और अरविंद घोष की राजनीतिक सोच से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। उसके बाद है ये जो है असहयोग आंदोलन के भवन में भी कूद पड़े, यानी असहयोग आंदोलन में भी इनकी भूमिका है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था इन्होंने। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन में भी कई बार ये गिरफ्तार भी हुए हैं। फिर 1952 और 1957 में पहले और दूसरे आम चुनाव में भी वे क्रमशः निर्वाचित हुए और विधायक चुने गए खड़गपुर और शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्रों से। तो ये सारी जानकारियां जो है ये श्री कृष्ण सिंह के बारे में है, इसे आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी के हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वे कौन थे? तो वे जो है बत्तख मियाँ थे। बत्तख मियाँ जो है, बत्तख मियाँ मोतिहारी नील कोठी में खानसामा मुख्य रसोइया का काम करते थे। बत्तख मियाँ जो है मुख्य रसोइया का काम करते थे, और गांधी जी जो है मोतिहारी कोठी के मैनेजर इरविन से मिलने पहुंचे थे, और यहीं पे जो है साजिश की गई थी जिसमें कि खाने में जहर मिलाया गया था और बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। तो ये क्वेश्चन जो है 68th बीपीएससी में भी पूछा गया था, एंड 69th बीपीएससी में भी रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा गया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ये क्वेश्चन में स्टार मार्क किया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट नहीं है, एंड ये क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही कम संभावना है, ना के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दें, इसे याद नहीं रखें, क्योंकि जनरली जो भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में अभी बने हैं आगामी वर्षों में जो बने हैं तो वो ही आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये था 69th बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए। 69th बीपीएससी में आपका जितना भी 69th बीपीएससी में बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में वो आपको मैं करवा दी हूँ। एंड आगे जो है 68th बीपीएससी के बारे में जितने भी क्वेश्चन 68th बीपीएससी में, 67th में, 66th में, ऐसे करके पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगी, डिस्कस करूंगी और डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी, ताकि अगर इर्द गिर्द से भी कोई क्वेश्चंस बनता है तो वो भी आपका ना छूटे। और फ्रेंड्स ये जो हमारा चैनल है यहाँ पे आपको बहुत ही कम ड्यूरेशन का एंड सटीक और बेस्ट क्वालिटी का वीडियोस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अगर चाहिए इसका आप लोगों को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। आप फिर से अच्छे से रिकॉल कर लीजिए एक बार वीडियोस देखने के बाद। इससे आपका जो है 2 से 3 मार्क्स पक्का, 2 से 3 क्वेश्चन जो है सिर्फ आपके PYQ से बिहार स्पेशल के कंप्लीट हो जाएंगे। एंड रेस्ट जो भी बचा होगा मैं कोशिश करूंगी कि बिहार स्पेशल के लिए कुछ क्लासेस छोटे छोटे ड्यूरेशन का अच्छे से मैं करवा दूं, ज्योग्राफी वगैरह, कुछ हिस्ट्री का भी पार्ट करवा दूं, जिससे कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा हो सके, 70वीं बीपीएससी में भी आप लोग अच्छा कर सके एंड उससे नेक्स्ट एग्जाम में भी आप लोग को फायदा हो। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का और वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।